हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे. सो दिस टाइम वी आर हियर फॉर क्लास 10th. ऑल्सो वी हैव जस्ट फिनिश द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ऑलमोस्ट सारे वीडियोज हमने किए हुए थे, कुछ बोर्ड क्वेश्चंस भी किए हुए थे. पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो चुका था, आपके पास प्ले लिस्ट में पड़ा होगा आपके पास, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2. क्लियर? ओके. सो चैप्टर 2 दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट. थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करते हैं. बोलो सर, एसिड सुना है हमने, बट कभी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नहीं आइडिया हुआ कि एसिड सर बोलते किसको है. बेस के बारे में भी सर आइडिया नहीं हुआ. सॉल्ट तो सर पता है सर, सब्जी में रोज़ खाते हैं सर. बात समझ में आ रही? खैर, तो अब इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि एक्चुअल में लॉजिक क्या है इसका. लॉजिक ये है हमारे पास कि जैसे आपसे बोला जाए कि ऑलमोस्ट आप घर में शिकंजी बनाते होगे, शरबत बनाते होगे. शरबत में आपने चीनी डाली, पानी डाला, क्या डाला आपने, और लेमन, नींबू डाला आपने. तो अब यदि बोला जाए कि नींबू में कौन सा एसिड है, यस बोलो सर नींबू में एसिड. तो नींबू में आपके पास होता है सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड. खैर, तो ये तो एक छोटी सी बात हो गई. अब इसके थोड़ा सा आगे आते हैं. जैसे सपोज करो कुछ लोग होंगे जो कर्ड खाते हैं. कर्ड का मतलब दही. अब बोला जाए कर्ड में कौन सा एसिड होता है हमारे पास, सीधा सा लॉजिक, लैक्टिक एसिड. कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलमोस्ट फ्रूट्स भी खाते होंगे, तो फ्रूट्स में आपके पास क्या होता है, ऑरेंज. ऑरेंज में कौन सा होता है आपके पास, एस्कॉर्बिक एसिड. कहीं कहीं बुक में आपके पास लिखा होता है लैक्टिक एसिड भी, बट जो ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास होता है वो होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, है ना. कुछ ना कुछ परसेंटेज आपका लैक्टिक एसिड का भी होता है. बोलो सर यहीं तक? और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपके पास. तो हम आ जाते हैं ऑलमोस्ट टोमेटो. अब टोमेटो तो जानते हो क्या आप, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन वेजिटेबल, सब्जियों में डाला जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टोमेटो. कुछ लोग लाइक नहीं करते. अब इसमें कौन सा हमारे पास एसिड हो जाता है, ऑक्सैलिक एसिड. क्लियर? बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हमारे पास यदि हम इसको इंक्रीज करते जाएं, सीधा सा लॉजिक हमारे पास, जैसे पहला हमारे पास क्या हो गया, लेमन. सेकंड हो गया आपके पास कर्ड, ऑरेंज. अभी हम इसमें से और आगे इंक्रीज करें तो ये हो जाता है आपके पास जैसे पिकल्स होती हैं. अब पिकल्स में आपने देखा होगा कि हम उसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व का मतलब उसको बचाने के लिए, कि मतलब आपके पास वो खराब ना हो, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऑलमोस्ट सब्सटेंस ऐड करते हैं. और वो जो सब्सटेंस ऐड करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, विनेगर. और ये विनेगर में कौन सा एसिड होता है हमारे पास, एसिटिक एसिड. क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब यदि थोड़ा सा हम और आगे इंक्रीज करना चाहें आपके पास, तो आपने देख लिया फर्स्ट नंबर, आपने देखे लेमन, फिर देख लिया आपने कर्ड, कर्ड के बाद आपके पास हो गया ऑलमोस्ट ऑरेंज, ऑरेंज के बाद हो गया टोमेटो, टोमेटो के बाद पिकल्स. अब यदि आपसे बोला जाए आंट स्टिंग. आंट स्टिंग का मतलब, जब सपोज करिए आप बैठे हुए हो और कोई छोटी सी चींटी आती है और आपको काट देती है, तो अब काटने पे आपको पेन होता है हमारे पास. तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जब पेन होगा तो कुछ ना कुछ उसने इंजेक्ट किया आपकी बॉडी में, तभी ना पेन हुआ हमारे पास. और स्वेलिंग भी हो जाती है थोड़ी सी वहाँ पर. तो दैट इज द रीजन कि वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है हमारे पास, फॉर्मिक एसिड की वजह से. क्लियर? बात समझ में आ रही है? दीज आर द एसिड्स जो हमारे पास ऑलमोस्ट आपका वर्कआउट कर रहे हैं. यदि थोड़ा सा एक और आप देखना चाहो तो एप्पल में भी आ जाओ हमारे पास. आईफोन वाला नहीं, एप्पल, सेब, कौन सा एसिड होता है हमारे पास, मैलिक एसिड. ऐसे और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे. तो आप क्या समझ पा रहे हो ऑलमोस्ट कि ये तो बात हो गई एसिड्स की. अब थोड़ा सा और आगे यदि हम यदि बात कर देते हैं बेस की, तो जैसे सोप है हमारे पास. अब सोप में कौन सा बेस होता है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड. यदि हम बात करें आपके पास ऑलमोस्ट, यस, एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए, एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए हमारे पास कौन सा एसिड आपके पास, कौन सा बेस यूज किया जाता है आपके पास, MgOH टू द होल ट्वाइस. क्लियर? यदि हम थोड़ा सा और आगे जाएं आपके पास, तो जैसे हम बोले आपके पास जो हेयर डाई होती है, आपके पास हेयर डाई हो गई हमारे पास, या फिर विंडो क्लीनर हो गया आपके पास, इसमें कौन सा बेस यूज होता है हमारे पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं. और यदि हम बात करें सॉल्ट की, तो सॉल्ट तो आपको पता ही है भाई कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास, जिसके बिना हो नहीं सकता कुछ, टेस्ट नहीं आ सकता, कॉमन सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड, NaCl. दिस वन विल बी कैपिटल. ओके. सो क्या समझ में आ रहा है आपके पास कि आप घिरे हुए हो इनसे, किससे, एसिड से, बेस से, सॉल्ट से.
तो ऐसे कैसे बोल दिया आपने कि सर हमने तो आइडिया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन एग्जैक्टली आपको पता नहीं। बात समझ में आ रही? तो ये तो हमने कुछ एक छोटे से एग्जाम्पल्स दिए, ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स होंगे हमारे पास जिनमें एसिड्स प्रेजेंट होता है। अब जैसे आपके पास मधुमक्खी काट लेती है, एसिड है। बात समझ में आ रही है? तो मोस्टली जहाँ कहीं भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हमको लगे हल्का सा खट्टा या थोड़ा सा हमको पेन होता है, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एसिड्स इन द सेंस कि जो टेस्ट इनका होता है वो कैसा होता है आपके पास, सॉर होता है। सॉर का मतलब कैसा होता है आपके पास, खट्टा। बात समझ में आ रही है? और यदि हम बात करें बेसिस की, तो बेसिस का जो हमारे पास टेस्ट होता है वो होता है आपके पास बिटर। बोलो सर टेस्ट किया क्या? अच्छा, मतलब हमको टेस्ट पता तो हमने टेस्ट किया होगा। खैर, बात समझ में आ रही है? तो इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर। अब इसको तो आप बताइए, सॉल्टी। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? तो इसको तो हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। जब हम सॉलिड, एसिड और बेस को पढ़ लेंगे तब जा करके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी जो मेन वर्कआउट करेंगे वो हम करेंगे इनमें। तो आपने क्या देखा हमारे पास कि जैसे आपका लेमन दिया गया है, लेमन में आपका हो गया सिट्रिक एसिड। ऐसे हमारे पास कर्ड में दिया गया लैक्टिक एसिड। ऑरेंज में हमारे पास सेम कंडीशन आपके पास स्कॉर्बिक एसिड। फिर आपके पास दिया गया हमारे पास टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। फिर उसके बाद दिया गया आपके पास पिकल्स में एस्टिक एसिड। पिकल्स में जो आपका प्रिजर्व करने के लिए, याद रखिएगा प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव को वाला समझ रहे हैं ना, उसको बचाने के लिए जो हम उसमें ऐड करते हैं। मम्मी से पूछेगा कि आप कुछ मिलाती हो मम्मी, मम्मी बताएंगे हम विनेगर मिलाते हैं, उसको बोलते हैं सिरका। सिरका या छिरका जो भी आपके पास है आपकी लैंग्वेज में, एग्जैक्टली हमको ये पता है कि उसको विनेगर कहते हैं। आगे हमको हिंदी नहीं पता। आगे आपके पास उसमें कौन सा एसिड होता है, एस्टिक एसिड। अब इन सब के हम फॉर्मूले पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेज में। क्लियर? इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे फॉर्मूले। अब आप बोलो सर हमारे पास, हमने तो इनके बहुत ही कम नाम सुने हुए बुक्स में। तो लॉजिक समझिए, हमारे पास बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यदि आपको टॉपिक की डेप्थ में नहीं जाना है तो ये वीडियो लेक्चर्स आपके यूज के नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? कहीं पर भी किसी भी स्पॉट पर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं थी। है फ़र्क सिर्फ ये हो सकता है कि जो रेफरेंस आप पढ़ रहे थे उसमें ये ना हो, किसी दूसरे रेफरेंस में हो। बात समझ में आ रही है? बट यदि आपको केवल इतना ही समझना है कि एसिड में H+ होता है, बेस में OH- होता है, तो फिर ये वीडियो लेक्चर्स आपके काम के नहीं है। क्लियर? तो पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि आपके पास पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। 5 चैप्टर्स हैं केवल हमारे पास केमिस्ट्री के क्लास 10th में, और साल भर पढ़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है आपके पास? 1 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 4 चैप्टर आपके बचे हुए हैं। तो डैट इज़ द रीजन कि पूरी डिटेल से ही क्यों ना पढ़ लें हम आपके पास, और जितना अभी डिटेल से पढ़ लोगे उतना आगे काम आएगा। सो जस्ट डोंट थिंक कि हाँ ये यहाँ का है वो वहाँ का है। क्लियर? जो भी आपके पास बोर्ड में है वो सब आपका है। लॉजिक क्लियर है हमारे पास? खैर, तो हमें क्या समझ में आया कि नॉर्मली जो एसिड्स और बेसेज हैं वो हमारे सराउंडिंग्स हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। सो अभी हम इसके लिए पूरी डिटेल में जाएंगे। हम पहले पढ़ेंगे कि हमको किस किस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है। फिर कंडीशन ऐसी भी आएंगी कि जहाँ पर वो तरीके फेल हो जाएंगे, तो फिर हम कुछ और ऑलमोस्ट वेज के थ्रू जाएंगे जहाँ से एसिड बेस आइडेंटिफाई करें। और जब एक बार हम पूरा एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे तब हम फिर क्लासिफिकेशन पे जाएंगे कि कितने टाइप के एसिड होते हैं, कहाँ कहाँ से मिलता है हमको। तो पहला तो हम ये देखें कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बाद में हम उसके बाद क्लासिफिकेशन में जाएंगे। क्लियर? ओके, ठीक है। सो अभी देखते हैं हमारे पास सीधा सा लॉजिक। अभी जो हमने एसिड लिखे हैं आपके पास, तो आप देख पा रहे हो कि ये वो सब्सटेंसेज है जो हमको नेचर से मिलते हैं, मोस्टली नेचर से मिलते हैं। अब जैसे आपके पास ऑलमोस्ट एप्पल हो गया, ये भी हमको ट्री से मिलता है, ऑरेंज हो गया ट्री से मिलता है, लेमन हो गया हमको ऑलमोस्ट सेम कंडीशन। तो मोस्टली आपके पास ये जो एसिड्स थे, तो मतलब एसिड्स को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे, है ना। एक तो हमारे पास हो गया ऑर्गेनिक और दूसरा हो गया हमारे पास इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को ही हम कह सकते हैं क्या, मिनरल एसिड। बात समझ में आ रही है? ऑर्गेनिक एसिड एज वेल एज इनऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक में हमने आपके पास पढ़ लिए सीधा सा लॉजिक, कौन सा, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड पढ़ लिया हमने आपके पास। फिर उसके बाद हमने लैक्टिक एसिड पढ़ लिया। फिर हमने आपके पास मैलिक एसिड पढ़ लिया। अभी सारे फॉर्मूले हम आपके पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में। ऑक्जेलिक एसिड हो गया आपके पास। फिर उसके बाद आपका एसिटिक एसिड हो गया। सो मोस्टली हमारे पास और भी बहुत सारे, अब जैसे टैमरिंड होता है, टैमरिंड जानते होगे आप, उसमें आपका टार्टरिक एसिड। क्लियर? सो ऐसे स्कॉर्बिक एसिड बहुत सारे हो गए हमारे पास, है ना। तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक हो गए। अब यदि हम बात करें आपके पास इनऑर्गेनिक की, तो जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक HCl। HCl क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा हमारे पास यदि हम जाएं तो H2SO4 पे क्या हो जाएगा हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। ऐसे हम तीसरे पे चले जाएं तो आपके पास HNO3, HNO3 क्या हो जाएगा हमारे पास, नाइट्रिक एसिड। क्लियर। ऐसे यदि आप और चले जाओ हमारे पास तो ये हो जाएगा H2CO3। अब H2CO3 तो बहुत फेमस है, आपको पता होगा। क्या कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है, यही तो होता है। बोलो सर कोल्ड ड्रिंक में भी एसिड होता है, और क्या, ज़्यादा एक साथ पी लो तो आपके गले में प्रॉब्लम नहीं हो जाती है थोड़ी देर के लिए, हाँ बोले सर हो तो जाती है। सो कार्बोनिक एसिड। क्लियर। So that means acids are divided on two parts. First one is organic and the second one is inorganic. लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो इनऑर्गेनिक को आइडेंटिफाई करने के लिए बड़े सिंपल तरीके हैं, ऑर्गेनिक को आइडेंटिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो डैट इज हम सारे भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई। ऐसे हम बेसिस की बात करें तो बेसिस में हमारे पास ऑलमोस्ट NaOH, नाम पता ही होगा आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे हो जाएगा हमारे पास KOH, सेम कंडीशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे नाम आपके पास बुक्स में होंगे, जैसे आपका लिखा हुआ है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या यूज अभी पढ़ा था इसका हमने, यस क्या यूज पढ़ा था, देखो अभी आप अभी पढ़ा, आपने इसका यूज नहीं बता पा रहे हो, क्या पढ़ा था। खैर अभी एक बता रहा है कोई, क्या, यस हेयर डाई के लिए एज वेल एज विंडो क्लीनर। ध्यान दिया करो भाई, वीडियो लेक्चर्स देखने का मतलब ये नहीं कि आप उसको केवल देखते जा रहे हो। क्लियर। आप देखते भी जाओ, साथ में लर्न करते भी जाओ। और एक और हमने ऑलमोस्ट चीज़ बतानी थी कि जैसे केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन था तो उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, हालांकि वो करा देंगे। इन वीडियो लेक्चर्स में क्या वीडियो फैसिलिटी होने वाली है कि जो भी आपका बोर्ड में लिखा हुआ है सारा का सारा आपके पास इसके नोट्स सेम जो आपके लेक्चर में बोर्ड्स में थे वही PDF फॉर्म में नीचे रहेंगे। मतलब अब आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको वीडियो को पॉज करके नोट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप फ्री हो, वीडियो लेक्चर ध्यान से समझो, उसके बाद नोट्स पूरे आपको डिस्क्रिप्शन में जस्ट पहला ही लिंक जो होगा वो इसी का होगा, उसमें लिखा होगा नोट्स फॉर दिस लेक्चर। क्लियर। सो ये चीज़ आपके लिए टाइम भी बचाएगी और आपका ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली पूरा एक डाटा भी रहेगा कि हाँ भाई ये नोट्स इस लेक्चर के हैं। क्लियर। उसमें लेक्चर नंबर पड़ा होगा, चैप्टर नंबर पड़ा होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। ओके। ऐसे हमारे पास MgOH टू द होल ट्वाइस बड़ा फेमस है हमारे पास, अभी यूज पड़ा था इसका किसके लिए, एसिडिटी के लिए। क्लियर। ये हमारे पास होता है क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। इसको बोलते हैं एंटासिड, है ना, एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए। तो ये तो हमारे पास हो गया एसिड्स और बेसिस। अब हम आ जाते हैं आपके पास कि बहुत सारी थ्योरी दी गई हमारे पास। पहली जो थ्योरी थी हमारे पास वो थी अरहेनियस थ्योरी, अरहेनियस कॉन्सेप्ट, ARRHENIUS कॉन्सेप्ट। अरहेनियस कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया हमारे पास, देखिएगा हमारे पास सीधा सा लॉजिक, द सब्सटेंसेस या सब्सटेंसेस which produces H plus ions in water are called acids, whereas substances producing OH minus ions are called bases। कि मतलब जो हमारे पास H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है वो आपके पास एसिड हो गया और जो हमारे पास OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारे पास बेस हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर समझते हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। तो या तो इन वाटर हो जाए हमारे पास, और या फिर हम कह सकते हैं आपके पास इन वाटर और एक्वस सॉल्यूशन, की मतलब हमारे पास सॉल्यूशन कैसा हो आपके पास, एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन उन्होंने पढ़ा हुआ है कि द सॉल्यूशंस व्हिच हैव वाटर एज अ सॉल्वेंट आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर। सो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं आपके पास, उन एग्जांपल्स के ब्याह पे हमारा क्लियर हो जाएगा कि क्या कंडीशन है। दो पार्ट इसके हम कर लेते हैं आपके पास, एक पार्ट में हम आपके पास एसिड के करेंगे और एक पार्ट में हम बेस का करेंगे। तो जैसे HCl लिखा हुआ है,
अब HCl एक्वस लिया जाता है, वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाती है, बीच में ऐसा एरो आता है और यहाँ से मिल जाता है H3O प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। अब आप इसके मतलब समझिएगा हमारे पास क्या है। इसका मतलब ये कि पहला क्वेश्चन तो ये जनरेट होता है, आपने एक्वस क्यों लिया यहाँ पर? एक्वस हमने यहाँ पर ये लिया क्योंकि HCl प्योर फॉर्म में नहीं आप इसको वाटर के साथ कंबाइन करा सकते। हम स्टेट भी लिख दे रहे हैं, वो H2O लिक्विड में प्योर फॉर्म में यदि आप वाटर के साथ कंबाइन कराओगे तो हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है हमने आपके पास? यस, सीधा सा लॉजिक कि बहुत सारी हीट एक साथ आपकी बाहर आ जाएगी। तो दैट इज द रीजन कि पहले आपका HCl कुछ ना कुछ वाटर कंटेन कर रहा था, तो जब HCl में कुछ ना कुछ वाटर रहा होगा तो दैट इज द रीजन HCl एक्वस बोला गया है। बात समझ में आ रही है हमारे पास? फिर उसको H2O लिक्विड के साथ कंबाइन करा रहे हैं, तो ये कैसे मिला इसको हम देख लेते हैं जरा। हमने बोला हुआ है, पढ़ा भी हुआ है कि जब कभी भी ऑलमोस्ट आपका कोई भी सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उनके केटायंस एनायंस आपके अलग अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब HCl जब आपका हम इसको स्प्लिट करना चाहें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस। क्लियर हमारे पास? तो ये जो H प्लस हमारे पास है ये जा करके आपका H2O के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो मतलब आप समझिएगा H प्लस और Cl माइनस ये रहेंगे किस में? रहेंगे तो वाटर में ही। रहेंगे किस में? वाटर में ही तो रहेंगे। भाई देखो HCl था, अब उसको वाटर में आपने डाल दिया तो आयन सब में अलग अलग हो गया, H प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, लेकिन है किस में? वाटर में ही। तो अब आप बोलो सर यहाँ पर आपने Cl लिखा हुआ, यहाँ पर H3O लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं, हम इसको लिख देंगे H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ये गलत हो गया क्या? नहीं गलत हुआ। इसका मतलब ये है कि इसमें वाटर कंबाइन है। H प्लस एक्वस का मतलब ये है कि जो वाटर है वो आपका H प्लस में कंबाइन है। तो ध्यान से समझना जरा, H प्लस है हमारे पास और उसमें वाटर हम यदि कंबाइन करा दें तो क्या मिल जाएगा हमको? H3O प्लस, और इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं हम आपके पास? हाइड्रोनियम आयन, या फिर इसी को बोल सकते हैं H प्लस एक्वस। बात समझ में आ रही है? लॉजिक क्लियर है? सो कंफ्यूज नहीं होना है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग जाएंगे। तो यहाँ से क्या समझ में आया आपके पास कि जो ये H प्लस और Cl माइनस स्प्लिट हुआ ये हम पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में हमने आपको बताया हुआ है कैसे स्प्लिट करते हैं। इसलिए ये मत बोलना कि हमको नहीं पता। नहीं पता तो वीडियो देखो, आप मेहनत मत करवाइए हमसे डबल। खैर, तो यहाँ से H प्लस Cl माइनस एक्वस हो गया हमारे पास। ये H प्लस आकर के वाटर के साथ कंबाइन होकर के H3O प्लस दे रहा है और Cl माइनस आपका एक्वस फॉर्म में। तो दोनों में एक्वस लगा हुआ है, इसका मतलब साफ है हमारे पास कि वाटर उसमें कंबाइन है। बात समझ में आ रही है? या तो आप इसको ये भी लिख सकते हो H प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस। तो मतलब ये चीज़ समझ में आ गई कि H3O प्लस ही आपका H प्लस एक्वस है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब बात आती है इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है आपके पास ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जैसे आपका ये इसके साथ कंबाइन होकर के आयंस डिवाइड कर रहा है, वैसे यदि इन दोनों को कंबाइन कराओगे तो ये मिल जाएगा। तो ये ऊपर वाला एरो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है कि रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट दे रहे हैं, और नीचे वाला एरो आपका बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कि मतलब यदि ये कंबाइन हो जाएंगे तो ये मिल जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? क्लियर है? तो क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? सब्सटेंसेस या सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन वाटर आर called acids, whereas substances producing OH minus are called bases। तो मतलब ऐसे अरेनियस ने क्या बोला? बड़ा सिंपल सा, अरेनियस का जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ H प्लस और OH माइनस पे डिपेंड था। H प्लस यदि मिलेगा वाटर में मिलाने पर तो एसिड होगा, और OH मिलेगा तो बेस होगा। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है? इसके एक दो एग्जाम्पल और यदि करना चाहो आप तो और भी देख लो हमारे पास। पहले ऑलमोस्ट इसी के देख लेते हैं। यहाँ पर देख लो आप, नेक्स्ट वाला आपके पास H2SO4 वाला। यदि हम सपोज करो H2SO4 है, अब H2SO4 एक्वस को यदि हम कंबाइन करा दें किसके साथ? H2O लिक्विड के साथ, तो यहाँ से क्या दे देगा हमको? सीधा सा लॉजिक, H3O प्लस एक्वस प्लस। अब देखना यहाँ पर, अब जब इसको स्प्लिट करोगे दो पार्ट में तो क्या मिल जाएगा हमको? H प्लस और HSO4 माइनस। अब हमने पढ़ा हुआ है कि H प्लस होता है क्या? हाइड्रोजन आयन, और SO4 क्या होगा? बाईसल्फेट आयन। तो HSO4 माइनस तो अलग हो गया, H प्लस इसके साथ कंबाइन हो गया, तो यहाँ से क्या मिल गया? HSO4 माइनस एक्वस। बात समझ में आ रही है? तो इस केस में भी आप क्या देख पा रहोगे? इस केस में भी आप देख पा रहोगे कि हमको कौन सा आयन मिल रहा है? H3O प्लस आयन। H3O प्लस आयन को ही हम बोलते हैं क्या? H प्लस आयन। तो मतलब ये आपका क्या है? एसिड है। क्लियर है? ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। यदि हम आपके पास और एग्जाम्पल्स में जाएँ तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक हमारे पास, लिख दो आप H2CO3। यदि हम इसको आपके पास वाटर के साथ कंबाइन करा दें तो क्या मिल जाएगा हमको? यहाँ से करिए ज़रा थोड़ा सा सेल्फ। ओके,
सब देखते मत रहा करो, देखो अटेम्प्ट भी किया करो। यहाँ से जब इसको स्प्लिट करोगे तो क्या मिल जाएगा 2H+, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास CO3 2-। लॉजिक क्लियर है हमारे पास। तो दैट मीन्स आपके पास जब ये इसके साथ कंबाइन होगा तो यहाँ पर लॉजिक समझना आप क्या होगा। लॉजिक ये होगा कि ये जब आपका स्प्लिट होगा तो ये स्प्लिट होगा H+ और HCS3O- में। अब आप बोलो सर इसमें क्यों होगा, क्योंकि हमको H+ आयन चाहिए ना, तो सिर्फ एक बार अलग करेंगे हम। अभी इसको और समझा देते हैं आपको, देखना जरा। तो जब हमारे पास एक बार इसको स्प्लिट किया तो H+ और HCO3- पे हो गया, तो H+ इसके साथ कंबाइन करके क्या दे देगा H+ एक्वस या फिर H3O+ एक्वस और HCO3- एक्वस। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे पास, कोई प्रॉब्लम? बोले नहीं प्रॉब्लम। अब उसको ले आओ जरा HCO3- को, जो एक बार हमारे पास स्प्लिट हुआ था, फिर से इसको वाटर में कंबाइन करा दो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अब इसको स्प्लिट करो तो क्या हो जाएगा हमारे पास H+ और CO3। अब देखना ध्यान समझना, H+ तो अलग हो गया, जब एक प्लस आया इसमें चार्ज तो इसमें एक और माइनस भी आना चाहिए ना। नहीं समझ में आया, देखो जरा ऐसे समझो, जब ये कंबाइन था तो टोटल चार्ज कितना है, सिंगल माइनस। लेकिन जब हम अलग अलग करेंगे तो हम कह रहे हैं हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब आप बोलो क्यों लिखोगे, हम बता रहे हैं क्यों लिखेंगे। देखो H+ और CO3- 2- है, तो जब इनको कंबाइन कराओगे तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा -2+1, मतलब क्या चार्ज बचेगा -1, ओवरऑल चार्ज आ गया -1। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर स्प्लिट करना ध्यान देना था आपके पास। तो यहाँ पर स्प्लिट किया आपने तो क्या हो जाएगा, वैसे भी हमको पता है कार्बोनेट क्या होता है 2-, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास H+ एक्वस प्लस CO3 2- एक्वस। कोई प्रॉब्लम हमारे पास? सो ऐसे हम करते चले जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आप ये देख पा रहे हो ओवरऑल कि जितने भी हमने लिखे उन सब में आपको H+ मिल रहा है, और H+ का मतलब अरेनियस ने बोल दिया था कि भाई हमारे पास वो क्या होगा, एसिड होगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं इसी में, बेसिस का देख लेते हैं आपके पास। तो बेसिस के लिए जैसे हमारे पास लिखा हुआ है MgOH², या थोड़ा सा पहले छोटा सा ले लेते हैं आपके पास, जैसे लिखा हुआ है NaOH। सेम लॉजिक यहाँ पर भी, बेसिस भी आपके पास थोड़ा सा टफ होते हैं, तो ये भी नहीं कि आप उनको टच कर लो, वो भी आपका हार्म पहुँचा देते हैं। तो जब हम H2O के साथ कंबाइन कराएंगे, सीधा सा लॉजिक हमारे पास आप देख सकते हो कि यहाँ से आपके पास जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास Na+ और OH-। कोई प्रॉब्लम आपके पास, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो जब इसको कंबाइन कराओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Na+ एक्वस प्लस OH- एक्वस। क्लियर? ऐसे ही सपोज करो आप एक छोटा सा और एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नाम याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब आप इसको कंबाइन कराओगे वाटर के साथ, स्प्लिट करके बताओ जरा क्या मिलेगा, बोलो जल्दी से। बोले कब बता रहे हैं सर, बताइए। सीधा सा लॉजिक, इसको जब आप स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा Mg+ Mg2+ और 2OH-। कंबाइन करा दो यहाँ से तो क्या हो जाएगा हमारे पास Mg+ एक्वस प्लस 2OH- एक्वस। सिंपल सा। ऐसे ही LOH² था, इसका कराइएगा, ये होमवर्क आपके पास। क्लियर? इसका करा के देखना हमारे पास क्या आएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो आप इसमें क्या देख पाओगे कि जितने भी हमारे पास बेसिस होते हैं अरेनियस के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं अरेनियस के अकॉर्डिंग। उसने बोला कि यदि आपको OH- मिल रहा है तो बेस होगा, वही थ्योरी उसने दी। क्या बोला उसने कि यदि H+ मिल रहा है तो एसिड और OH- दे रहा है तो बेस। लेकिन प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, प्रॉब्लम ये हो गई कि अरेनियस से पूछा क्या भैया ये क्या है, भैया ये क्या है, ये क्या है भैया। अब अरेनियस टेंशन में, अरेनियस बोले कि यार ये क्या टेंशन हो गई, यहाँ तो यार हमको कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसमें तो कहीं हमको H+ दिख नहीं रहा है लेकिन ये एसिडिक होता है, यहाँ पर तो हमको कहीं OH दिख नहीं रहा है लेकिन ये बेस होता है, यहाँ पर हमको कहीं OH दिख ही नहीं रहा है बेस होता है। अब अरेनियस बहुत टेंशन में, तो यही चली गई उसकी लिमिटेशन में। हालांकि अरेनियस का कॉन्सेप्ट सही था, अभी हम आपको बताएंगे कहाँ सही था, बात समझ में आ रही है। लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसको कि होगा क्या इसमें, लेकिन अभी जो मॉडर्न IUPAC है उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया गया। लॉजिक समझ में आ रहा है? फील आ रहा है आपके पास? लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास कि H+ मिल रहा है तो एसिड, OH मिल रहा है तो बेस, सिर्फ और सिर्फ ये किसके अकॉर्डिंग था, अरेनियस के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल हमने आपके पास किए, आपको ये पता है प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ाया हुआ है आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कि कैसे स्प्लिट करते हैं। क्लियर? सो उसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमारे पास उसकी लिमिटेशन लिख लीजिएगा, हमारे पास लिमिटेशन अरेनियस की यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर देखिएगा लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या थी हमारे पास अरेनियस कॉन्सेप्ट की? पहला कि इट वाज एप्लीकेबल
to the compounds containing H plus / OH minus ions only, not on other substances such as, जैसे SO2 था, SO3 था, ये कैसे थे हमारे पास, एसिडिक थे, इसके बारे में कोई कमेंट किया नहीं उसने। MgO हो गया, CaO हो गया, NH3 हो गया, ये सारे कैसे थे, बेसिक, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं कर पाया। और दूसरा ये था हमारे पास, इट वॉज एप्लीकेबल फॉर एक्वस सॉल्यूशंस ओनली। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो कि ये सिर्फ और सिर्फ उन सॉल्यूशंस पे एप्लीकेबल हो रहा था जो आपका सॉल्वेंट वाटर कैरी कर रहे हैं, और जब तक वाटर ना मिलता तब तक वो आयनाइज ना होता। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास कि जब तक आपके पास चाहे वो कोई भी सब्सटेंस होता है, HCl होता है, H2SO4 होता है, कुछ भी होता, लेकिन यदि वाटर उसको ना मिलता तब तक वो आयनाइज नहीं होता। तो डैट मीन्स ये उसकी लिमिटेशन थी कि डैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस के बारे में कमेंट कर सकता था कि यदि वो आयनाइज हुए तो बता देगा कि एसिड बेस है कि नहीं है, लेकिन यदि आयनाइज नहीं हुए तो नहीं बता पाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये तो सबसे बड़ी चीज़ हो गई, मेजर चीज़, कि भाई हमारे पास H plus OH नहीं था फिर भी एसिडिक बेस है, इसके बारे में अरेनियस का कोई जवाब नहीं था। बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो ये थी हमारे पास अरेनियस थ्योरी। अब आते हैं आपके पास नेक्स्ट। तो नेक्स्ट थ्योरी थी हमारे पास ब्रॉन्स्टेड की, ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट। क्लियर। ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट का क्या था हमारे पास, स्टेटमेंट इसका लिख लीजिएगा हमारे पास, स्पीसीज सच एज केटायन, एनायन और मॉलिक्यूल which are capable of donating a proton to other substance are called Bronsted acid. Bronsted acid, that is, acids are proton donor. क्लियर कि ये अरेनियस के अकॉर्डिंग था, अरेनियस ने सॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग कि जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, कि मतलब ये हमेशा आपके पास प्रोटॉन डोनेट करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बोल दिया ऐसा। अब बात आ गई प्रोटॉन क्या होता है। हमारे पास क्लास 9th में आपको पढ़ाया जाता है प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन होता है H+। बोलो सर ये कैसा प्रोटॉन है। प्रोटॉन इस वजह से है हमारे पास, देखो ध्यान से समझना, इसको क्या लिखते हैं, 1H1 लिखते हैं। लॉजिक क्लियर है हमारे पास, 1H1। अब 1H1 में यदि आपसे बोला जाए कि भाई प्रोटॉन कितने हैं, तो जो एटॉमिक नंबर है, न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन देखो 1 - 1 0। यदि बोला जाए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन अभी वही है 1। क्यों? क्योंकि कोई चार्ज इस पर नहीं लगा हुआ है। लेकिन यदि इस पर हमने प्लस चार्ज लगा दिया, तो प्लस चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो था उसके पास, वो भी उसने लूज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। मतलब H+ में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर होता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं, न्यूट्रॉन आपका एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होता है, लेकिन कभी भी प्रोटॉन चेंज नहीं हो सकते। तो H+ में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, प्रोटॉन, और दैट इज द रीजन हम इसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ऐसी स्पीसीज जो H+ डोनेट कर रही है उसको उसने बोल दिया ब्रोंस्टेड एसिड। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर देख लीजिएगा सेकेंड केस हमारे पास, वेयर एज species which were accepting H+ ions are called Bronsted bases।
कि भाई जो H प्लस एक्सेप्ट कर रही है उनको क्या बोल दिया उसने, ब्रोंस्टेड बेसिस, मतलब यहाँ से डेट इज बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, कि भाई उसने बोल दिया कि भाई जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो मतलब आपको इस लाइन पे आपको फोकस करना है कि ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो बेसिस है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं और जो एसिड्स होते हैं वो आपके पास प्रोटॉन डोनर। डोनर का मतलब समझ रहे हो, डोनेट कर दिया, एक्सेप्टर का मतलब एक्सेप्ट कर दिया। अब इसके एग्जांपल से यदि हम करना चाहें आपके पास, तो एग्जांपल्स हमारे पास देख लीजिएगा, बड़े सिंपल से एग्जांपल्स हमारे पास। पहला एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है H2O प्लस CO3 2-। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे पास फंस रही कि भाई इसमें हम करें तो करें क्या। तो अब देखो जरा कंडीशन क्या होगी कि यदि हम इसको स्प्लिट करें, क्योंकि देखो H प्लस आयन किस में है, इसमें तो है नहीं, अब इसी में है, तो जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो क्या मिलेगा, H प्लस और OH माइनस। तो ये H प्लस अपना इसको डोनेट कर दे रहा है, बात समझ में आ रही है। H प्लस इसने क्या कर दिया, अपना डोनेट कर दिया। तो जब इसने डोनेट कर दिया तो इसके पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ OH माइनस एक्वस। और यहाँ पर क्या मिला हमारे पास, H प्लस चला गया इसके साथ। तो ध्यान से समझना, H प्लस जब इसके साथ कंबाइन होगा तो SCO3 हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, -2 + 1 मतलब -1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, SCO3 माइनस एक्वस। तो मतलब यहाँ से उसके अकॉर्डिंग ये हो गया कि जो H प्लस डोनेट कर रहा है तो इसी को बोल दिया उसने ब्रोंस्टेड एसिड, और जो H प्लस गेन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है आपके पास, ये तो ये क्या हो गया, ब्रोंस्टेड बेस। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, ध्यान समझ में आ रही है। अब ब्रोंस्टेड एसिड दैट मीन्स H प्लस इससे लूज हो गया, तो लूज होने के बाद जो मिला हमें वो मिला कॉन्जुगेट बेस, और जब इसमें हमने गेन किया तो वहाँ से मिला कॉन्जुगेट एसिड। ये थी हमारे पास क्या, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। अब ये समझ लो आप क्या है, कॉन्जुगेट बेस, और यहाँ से क्या था, कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर, ऐसे ये था ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस। कहने का मतलब कि जो H प्लस डोनेट करेगा वो ब्रोंस्टेड एसिड, जो H प्लस गेन करेगा वो ब्रोंस्टेड बेस। क्लियर, जब हम H प्लस उससे रिलीज करा देंगे तो जो मिलेगा तो वो कॉन्जुगेट बेस, और जब H प्लस गेन हो जाएगा तो जो मिलेगा कॉन्जुगेट एसिड। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। एक दो एग्जाम्पल इसके और कर लेते हैं हमारे पास, देखिएगा जरा। जैसे हमने लिखा H2O प्लस NH3, H2O प्लस NH3, यहाँ पर हमने देखा आपके पास सीधा सा लॉजिक। अब आप देख लो जरा यहाँ पर कंडीशन क्या है कि सेम लॉजिक यहाँ पर आपके पास हम इसको अलग करा दें तो क्या हो जाएगा, H प्लस और OH माइनस। अब H प्लस जब इसमें कंबाइन करा दोगे हमारे पास तो क्या मिल जाएगा हमको, आपके पास NH4 प्लस एक्वस, और उधर क्या मिल जाएगा, OH माइनस एक्वस। सेम लॉजिक कि भाई हमारे पास ये H प्लस डोनेट करा रहा है तो ये हो गया ब्रोंस्टेड एसिड, ये H प्लस गेन करा रहा है तो ये क्या हो गया, ब्रोंस्टेड बेस। ये हमारे पास लूज कराने के बाद क्या मिला, ये तो ये हो गया कॉन्जुगेट बेस, ये गेन कराने के बाद ये मिला तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। लॉजिक समझ में आ रहा है आपके पास कि जो H प्लस डोनेट करा रहा है वो कॉन्जुगेट एसिड, डोनेट कराने के बाद जो मिला, जो डोनेट करा रहा है ब्रोंस्टेड एसिड, डोनेट कराने के बाद जो मिला कॉन्जुगेट बेस। क्लियर, अब जो H प्लस गेन कर रहा है ब्रोंस्टेड बेस, और गेन कराने के बाद जो मिला कॉन्जुगेट एसिड। लॉजिक समझ में आ रहा है, चार हमारे पास थे यहाँ पर। तो अब इस कॉन्सेप्ट्स में लिमिटेशंस क्या थी हमारे पास, यहाँ पर साइड में देख लीजिएगा, लिमिटेशन हमारे पास, लिमिटेशंस सीधा डज नॉट डजंट इंडिकेट अबाउट मीडियम, कि मतलब मीडियम कौन सा होना चाहिए हमारे पास, कि एक्वस होना चाहिए कि नॉन एक्वस होना चाहिए, इसके बारे में उसने कोई भी कमेंट नहीं किया। और दूसरा हमारे पास रिक्वायर्स H प्लस आयन। क्लियर, बात समझ में आ रही है कि ये भी आपका H प्लस आयन रिक्वायर कर रहा था। भाई जब आपका H प्लस होगा ही नहीं तो डोनेट क्या कराओगे, और जब H प्लस होगा ही नहीं तो गेन क्या कराओगे। लॉजिक समझ में आ रहा है, लिमिटेशन समझ में आ रही है कि भैया ये भी आपका कहीं ना कहीं डिपेंडेंट था हमारे पास किस पे, H प्लस पे। हालांकि अरेनियस ने तो बेस के बारे में भी एग्जैक्टली बताया था कि यदि OH माइनस है तो आपका बेस, H प्लस है तो एसिड। एज वेल उसने ये भी बताया था कि एक्वस सॉल्यूशन के लिए, भैया ये तो सॉल्यूशन भी नहीं बता पाए कि आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो ये चली गई लिमिटेशन इनकी। अब बात आ गई कि भाई क्या इसको करेक्ट किया गया कि ये ऐसे ही रहा हमारे पास, तो इसको करेक्ट किया गया हमारे पास। करेक्ट क्या किया गया, इसी को जस्ट एक्सप्लेन किया गया प्रॉपर्ली कि क्या एसिड होता है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। हम क्या करें आपके पास, यदि आपका H प्लस
रिलीज कर रहा है, डोनेट कर रहा है तो ब्रोंस्टेड एसिड, और यदि H+ गेन कर रहा है तो ब्रोंस्टेड बेस। लॉजिक समझ में आ रहा है? कॉन्जुगेट एसिड और बेस जस्ट उसका अपोजिट होते हैं। लिमिटेशंस इसकी समझ में आ गई, क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं लास्ट कंक्लूजन पे हमारे पास। तो अब थर्ड नंबर हमारे पास है पीरियोडिक टेबल कॉन्सेप्ट। पीरियोडिक टेबल कॉन्सेप्ट, क्लियर? तो इसमें क्या किया गया हमारे पास, ये कुछ ऐसी कंडीशन, एसिड एंड बेसिस will be identified after adding H2O to the given substance, कि मतलब आपके पास जो सब्सटेंस दिया गया है हम उसमें एसिड और बेस मिलाएंगे, सॉरी H2O मिलाएंगे और उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि ये है क्या। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए था जिनके बारे में हमको H+OH- आयन है ही नहीं जिनमें। कहने का मतलब हम यदि बात कर दें आपके पास सीधा सा लॉजिक SO3 की, अब उसने बोला आपके पास जो IUPAC कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल कॉन्सेप्ट या फिर IUPAC आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 आपका क्लास 10th में है, तो इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा कि सर ये क्या है। चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, फुल फॉर्म है, जिसने पीरियोडिक टेबल बनाई हुई है, मॉडिफाइड करी हुई है। तो यहाँ पर इसने क्या बोला गया कि H2O आप कंबाइन करो, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास, तो ऐसे मत समझना है नॉर्मली। तो जब आप इसको कंबाइन कराओगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, H2SO4, देखो ना आप, 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, कुछ ऐसी कंडीशन। तो मतलब आपसे ये दिख रहा है क्या है, ये एसिड है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? तो कंडीशन ये बोली गई है हमारे पास कि यदि आपने सब्सटेंस में H2O मिलाया और वहाँ से हमको एसिड मिल गया, तो मतलब आपके पास वो सब्सटेंस भी कैसा है, एसिडिक है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, एसिडिक है। यदि SO2 था, अब यदि हमने इसमें H2O मिलाया तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, H2SO3, ये भी हमारे पास एसिड है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये भी हमारे पास क्या मिल गया, हमको एसिड मिल गया। ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरस एसिड हो गया। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो यदि हमने H2O मिलाया और सब्सटेंस हमको जो मिला यदि वो एसिडिक मिला, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका सब्सटेंस है वो कैसा है हमारे पास, एसिडिक है। फिर आगे यदि हम गए आपके पास, हम यदि उन एग्जाम्पल्स को ले लें, जैसे हमने MgO है, अब MgO में हमने H2O मिलाया, तो सीधा सा लॉजिक है जब आप कंबाइन कराओगे तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा MgOH टू द होल ट्वाइस। और OH- आयन है, क्या है हमारे पास, बेस है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? ऐसे यदि हमारे पास सपोज करिए CaO है, हमने इसमें H2O मिलाया तो क्या मिल गया हमारे पास, COH टू द होल ट्वाइस। क्या है हमारे पास, OH- आयन है, बेस है। यदि सपोज करिए हमारे पास NH3 लिखा हुआ था, हमने H2O कंबाइन करा दिया, क्या मिल गया हमारे पास, NH4OH। कोई प्रॉब्लम, बेस है। ये काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा। Na2O, इसमें जब हमने H2O मिलाया तो यहाँ से क्या मिल गया हमारे पास, 2NaOH। क्लियर? ये भी क्या हमारे पास, बेस है। क्लियर? तो मतलब यदि आपके पास वाटर मिलाने पर बेस मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो जो सब्सटेंस होंगे वो कैसे होंगे, बेसिक होंगे। अब ये मत बोलना सर ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट कैसे फॉर्म कर दिए, पूरा डिटेल में एक वीडियो पूरा बना हुआ, हाउ टू फॉर्म केमिकल रिएक्शन का, पहले चैप्टर में पढ़ाया था आपके पास। हाउ टू फाइंड वैलेंसी का पढ़ाया हुआ है कि कैसे चार्ज निकालते हैं, और हाउ टू फॉर्म केमिकल रिएक्शन का एक वीडियो पढ़ा हुआ है, तो प्रॉपर देखिए। उसके बाद हमने बताया था आपको, पहले ही चैप्टर में पूरी डिटेल में बताया था क्या, कि इस चैप्टर को जितनी मेहनत कर लोगे आगे आने वाले चैप्टर्स में उतनी आसानी होगी। कब तक, सेकेंड और थर्ड चैप्टर तक। फोर्थ चैप्टर नया आएगा, पांचवा भी नया आएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो 3 चैप्टर यदि आसानी से चाहिए, पूरी केमिकल रिएक्शंस भरी पड़ी हैं, वर्कआउट करना पड़ेगा किस पे, जो फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस थे, हाउ टू फाइंड वैलेंसी, हाउ टू फॉर्म केमिकल रिएक्शन। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो ये कंडीशंस थी हमारे पास। तो आई थिंक आपको फील आ गया होगा। अब यदि आपसे कोई नॉर्मली पूछता है कि एसिड क्या है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि H+ है तो एसिड है। बात समझ में आ रही है? अब आप उसको पूरी कहानी बता दोगे, बोले यार देखो H+ मिलेगा तो एसिड हो सकता है। बात समझ में आ रही है? हम उसको ये भी कह सकते हैं कि ब्रोंस्टेड एसिड भी है। कुछ केस ऐसे भी होंगे जहाँ पे H+ नहीं होगा यार, तो हम थोड़ा ना एसिड को बोल देंगे कि हाँ वो एसिड है, तो उसमें हम वाटर मिलाएंगे, फिर देखेंगे कि एसिड मिल रहा है कि बेस मिल रहा है। तो आप इतना डिटेल उसको दे सकते हो, इतना डिटेल दोगे तो इंप्रेस हो जाएगा आपके ऊपर। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। पूरा सिलेबस में था आपके पास, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया गया है। हम आपको नहीं चाहते कि हम किसी डाउट में रखें, कि कल को आप किसी के सामने खड़े हो और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे और आप उसको थोड़ा सा बताओ, वो कुछ और पूछ दे। तो पूरी डिटेल आपके पास रहेगी,
तो उसको ये लगेगा कि हाँ ये बंदा रियली 10th में। क्लियर? सो आई थिंक आपको फील आया होगा। नोट्स आपको पूरे इसकी डिटेल में मिल जाएंगे PDF में, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ओके, सो अभी भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इतना सब पढ़ने के बाद भी हम एसिड बेस एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे। अब कुछ केस ऐसे भी आएंगे कि भैया वाटर मिला भी दोगे तो भी नहीं पता चल पाएगा हो क्या रहा है। बोलो सर तब क्या करेंगे? तब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर का मतलब होता है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो आपको बताएंगे कि हाँ यदि ये कलर आ गया तो एसिडिक सॉल्यूशन है, ये आ गया तो बेसिक है। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे किसके बारे में? इंडिकेटर्स के बारे में। 4 इंडिकेटर्स हमको पढ़ने हैं, प्रॉपर तरीके से आप पढ़ के आइएगा। ओके, सो टिल देन एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।